नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे रासो ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को पढ़ाया जाएगा इसमें, जो कि प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं, क्योंकि शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, विशेषकर यूजीसी नेट में। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहेंगी चैनल के माध्यम से। तो आप चलिए अब शुरू करेंगे इस वीडियो को, जिसमें हम देखेंगे चंद बरदाई को, जिनका संवत जो समय है 1225 से 1249 इनका समय काल रहा है चंद बरदाई का। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये कथन के रूप में भी पूछा जाता है और प्रश्न के रूप में भी, कि शुक्ल जी ने किसे हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, तो चंद बरदाई जी को। और शुक्ल जी ने प्रथम महाकाव्य किसे माना है, तो पृथ्वीराज रासो को। और कथन के रूप में भी यह पूछा जाता है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये महाराज पृथ्वीराज के क्या थे, सामंत भी थे और राजकवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, बात करें इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म माना जाता है, कहा जाता है कि एक ही दिन हुआ था, और दोनों ने एक ही दिन संसार भी छोड़ा था। ये भी प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा कवि है और राजा जिन्होंने एक ही दिन जन्म लिया और एक ही दिन जिन्होंने प्राण त्यागे थे। तो चंद बरदाई और पृथ्वीराज रासो, जिन्होंने एक ही दिन जन्म लिया और एक ही दिन जिन्होंने संसार भी छोड़ा था। कह सकते हैं कि ये पृथ्वीराज के केवल राजकवि ही नहीं थे, बल्कि उनके सखा और सामंत बहुत कुछ ये थे। महाराज पृथ्वीराज रासो के कौन, चंद बरदाई सखा भी थे, सामंत भी थे, राजकवि भी थे। ठीक, अब पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेंगे। जैसे पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ था। कितना, 2500 पृष्ठों का था, जिसमें 69 समय या सर्ग या अध्याय, ठीक है, वहाँ पे कितने सर्ग है, 69 सर्ग है, 69 समय है, जिसमें 69 समय है, जिन्हें सर्ग या अध्याय भी कहा गया है। तो पृथ्वीराज रासो में कितने समय है, 69 समय। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है नेट एग्जाम में कि पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग या अध्याय है उसे क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है समय। ठीक है, और इसमें कितने हैं समय, तो 69 समय है, जिसे सर्ग या अध्याय कहा जाता है। ठीक है, मुख्य छंद की बात करें तो कवित, छप्पय, ठीक है, कवित या छप्पय, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, ये प्रमुख छंद है पृथ्वीराज रासो के। कौन कौन से हम फिर से देखेंगे, कवित या छप्पय, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी, यानी पृथ्वीराज रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। तो बाणभट्ट जो है, कहा जाता है ना कि संस्कृत में बाण के पुत्र ने पूरा किया था कादंबरी। ठीक है, वैसे ही पृथ्वीराज रासो का जो पिछला हिस्सा था वो चंद ने पूर्ण नहीं किया, बल्कि चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जलहन द्वारा ये पूर्ण हुआ था। यहाँ पे इसको देखिए एक उल्लेख भी किया गया है, पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृप काज। ठीक है, तो पुस्तक जलहन के हाथ में दिया, अर्थात पूर्ण करने के लिए। तो पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया, जलहन ने पूर्ण किया था। आगे देखेंगे, पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। कहाँ से कहाँ तक, ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति, ये पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति किसमें वर्णित है, तो पृथ्वीराज रासो में वर्णित है। तथा चौहानों के अजमेर
में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का विस्तार पृथ्वीराज रासो में है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। ठीक है, तो किसके पुत्र थे? सोमेश्वर के पुत्र थे पृथ्वीराज और अर्णोराज के पौत्र थे। ठीक है, कहा जाता है कि सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुम्वर यानी कि तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। ठीक है, सोमेश्वर कौन? पृथ्वीराज चौहान के पिता। तो सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिसके पुत्र पृथ्वीराज हुए। इस हिसाब से पृथ्वीराज की माता का नाम क्या हुआ? कमला, और पिता सोमेश्वर। ठीक है, आगे देखेंगे कि जयचंद को, देखिए, अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया और जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है, उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर भी रचा। किसने रचा? जयचंद ने रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। तो ये भी वर्णन आता है कि किसमें यह कथा वर्णित है कि जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में रखवा दी थी। तो पृथ्वीराज रासो में, और ये कब हुआ था? संयोगिता के स्वयंवर पर। ठीक है, वही देखिए, संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। ठीक है, इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया था और इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया। तो इस प्रकार ये कथा आती है पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, कि संयोगिता इसमें मुख्य पात्र है। ठीक है, जिसके साथ पृथ्वीराज रासो का अनुराग इसमें दिखाया जाता है। अब देखिए, विवाह के पश्चात क्या हुआ कि राज्य पर पृथ्वीराज रासो ने भोग विलास के कारण बहुत ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण शहाबुद्दीन जो था वो अच्छा अवसर देख करके चढ़ा आया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। ठीक है, कुछ काल के पीछे कविचंद भी गजनी पहुँचे और एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। ठीक है, कौन? चंद और पृथ्वीराज रासो दोनों। तो इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की बात करें कथानक की, तो इस प्रकार का कथानक है पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, शहाबुद्दीन की चढ़ाई, संयोगिता का स्वयंवर, ये भी पूछा जाता है संयोगिता स्वयंवर किस रासो ग्रंथ से संबंधित है? तो पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। देखिए, शुक्ल जी लिखते हैं कि पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि एक थे जिनका नाम था जयानक। ठीक है, तो ये जो कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता है। ठीक है, उसमें दिए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हासी के शिलालेख से भी होता है। तो ये जो कश्मीरी कवि है, ये जयानक जो है, ये किसकी सभा में थे? तो पृथ्वीराज की सभा में थे। ये प्रश्न पूछा जाता है। और इसने कौन सी रचना लिखी इन्होंने? तो पृथ्वीराज विजय नामक रचना लिखी थी कश्मीरी कवि जयानक ने, जो कि पृथ्वीराज की राजसभा में थे। और इनके अनुसार पृथ्वीराज की माता का नाम क्या था? कर्पूर देवी। वैसे हमने जो भी कथानक पढ़ा, जिसके आधार पर पृथ्वीराज की माता का नाम था कमला और पिता का नाम था सोमेश्वर। ठीक है, लेकिन जयानक के आधार पर कर्पूर देवी पृथ्वीराज की माता का नाम था। तो इस प्रकार कुछ बातें थी। आगे हम चलेंगे। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में
3 यात्राएं की थी, उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा भी था। तो ऐसे प्रश्न बनता है कि किसने राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में यात्राएं की थी? तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने की थी यात्राएं 1909 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, ठीक है। और इनका यात्रा का और पूरा सब कुछ विवरण मिलता है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में। तो हरप्रसाद शास्त्री जी इस रूप से महत्वपूर्ण है, इन्होंने प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज की थी और इसके लिए काफ़ी यात्राएं भी की थी। देखिए, पृथ्वीराज रासो में एक समय आता है जिसका नाम है पद्मावती समय। आपको पता है कि 69 समय है पृथ्वीराज रासो में। समय का अर्थ है सर्ग या अध्याय, ठीक है। तो पद्मावती समय किस में आता है? तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज रासो में, क्योंकि ये प्रश्न नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो में कौन सा समय आता है, तो पद्मावती समय आता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे जो कि प्रश्न देखा गया है, मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी है। ये वाली जो पंक्ति है, ये वाली पंक्ति पूछी गई है, कई बार नेट की परीक्षाओं में देखा गया है प्रश्न पत्र में। मनहु कला ससभान कला या किस में आया है? तो ये आया है पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज रासो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आपने सब कुछ देख लिया है। सबको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है और इसके लेखक चंद बरदाई जी को प्रथम महाकवि। तो इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। हम आगे चलेंगे। अब अगले जो कवि है वो है भट्ट केदार और मधुकर कवि। संवत 1224 से 1243 समय रहा है। जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुणगान किया है, ठीक है। गुण गाया है भट्ट केदार ने किसका? कन्नौज के सम्राट जयचंद का। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भट्ट केदार ने किसका गुणगान किया है? तो सम्राट जयचंद का, जो कि कन्नौज के सम्राट थे। भट्ट केदार ने इन्हीं का गुणगान किया है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा। तो जयचंद प्रकाश जो रचना ये पूछी जाती है, जो कि भट्ट केदार की रचना है और ये एक महाकाव्य है लिखा, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत इसमें वर्णन था। और जयचंद प्रकाश में क्या था? तो महाराज जयचंद के पराक्रम और वीरता का वर्णन भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश में किया है। महाराज जयचंद के युद्धों का, उनके पराक्रम का, प्रताप का वर्णन है इसमें। इसी प्रकार जयमयंक जसचंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा। कौन सा ग्रंथ? जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि ने लिखा है, ठीक है। पर दुर्भाग्यवश ये दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख ही सिंहायच दयाल दास कृत राठौड़ामृ ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है, ठीक है। तो किनके पुस्तक मिलता है? दयाल दास कृत राठौड़ामृ ख्यात में इन दोनों पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, भट्ट केदार के जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि के जयमयंक जसचंद्रिका का। तो इन दोनों रचनाओं के लेखकों का नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे के कवि हैं जगनीक, जिनका समय काल है संवत 1230। समय भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रमवार इनका समय भी पूछा जाता है सभी रचनाकारों का। तो जगनीक संवत 1230 के समय के थे और ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनीक के नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों, कहाँ के? महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल का पूरा नाम था उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था। किसने? जगनीक ने, ठीक है। वीर गीतात्मक काव्य लिखा था किस नाम से? परमाल रासो के नाम से। अभी हम पढ़ेंगे आगे जा कर के, ठीक है। तो आल्हा, और जिसमें जो वीर थे उनका नाम था आल्हा, एक का नाम था उदल, ठीक है। और दोनों के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन गीतात्मक काव्य के रूप में जगनीक ने किया था, ठीक है। और ये जगनीक कहाँ के थे? कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनीक नाम के भाट थे, ठीक है। उत्तरी भारत में विशेषतर यह वीर गीत काव्य जो था यह गाया जाता है। और आज इसका, हालांकि जगनीक के काव्य का आज कहीं पता तो नहीं चलता, पर ये गीत आल्हा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आल्हा का जो गीत है वो कब गाया जाता है? तो बरसात में गाया जाता है। और कहाँ? उत्तरी भारत में विशेषतर, ठीक है।
आज भी गांव-गांव में आल्हा का गीत हमें सुनाई पड़ता है गांव में। एक इसका देखिए वीर हुंकार का एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, जैसे 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, ये इस प्रकार जगनीक ने परमाल रासों में इस प्रकार की वीर गीतात्मक पंक्तियों की रचना की है। ठीक है, आल्हा और उदल दो वीर यहाँ पे हैं, वीर क्षत्रिय हैं जिन्होंने परमाल रासों के अंतर्गत इन्हीं आल्हा और उदल की वीरतापूर्ण चरित्र गाथाओं का विस्तृत वर्णन जगनीक ने किया है। ये जो आल्हा खंड थे ये विशेष रूप से गीतात्मक थे और गाने के लिए ही इसकी रचना की गई थी। ठीक है, आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है? बैसवाड़ा, वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक वीर गीतात्मक काव्य है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। इस आल्हा खंड में आल्हा और उदल दो वीर पुरुषों की व्याख्या की गई है, विस्तृत वर्णन किया गया, उनकी वीरता की बात की गई है। ठीक है, बात की जाए कि जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनीक के रचे उस बड़े काव्य के खंड के अंतर्गत है। किस खंड के अंतर्गत? परमाल रासों के अंतर्गत आता है आल्हा खंड। और ये भी प्रश्न बनता है कि आल्हा खंड किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत है, तो परमाल रासों के अंतर्गत ये खंड है आल्हा खंड। ठीक है, जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे। कौन थे ये दोनों? परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के ये दोनों क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा था। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व इसको छपवाया भी था। ठीक है, तो आपको याद रखना ये जो आल्हा खंड है परमाल रासों में है, जगनीक की रचना है ये। आल्हा और उदल दो वीर क्षत्रिय थे जिनकी कथा, जिनकी वीरता का वर्णन गान इसमें किया गया और ये एक प्रकार का गीतात्मक काव्य है। अब अगले जो कवि है वो है हमारे श्रीधर। और श्रीधर जो है इन्होंने संवत 1454 ईस्वी में रणमल छंद, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कि परीक्षा में कई बार पूछी गई है कि रणमल छंद के रचनाकार कौन है, तो श्रीधर है। तो संवत 1454 में इन्होंने रणमल छंद नामक एक काव्य की रचना की जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसमें रणमल छंद में किसका वर्णन है, तो ईडर के राठौर राजा रणमल की वीरता का वर्णन है, उनके विजय का वर्णन है जो कि उन्होंने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पर तो ढम ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो बातें हैं, इस प्रकार के जो रचनाएं हैं, दोहा है, ये श्रीधर ने रणमल छंद में लिखा है। ये कुछ पद्य है इसके उदाहरण। तो इस प्रकार देखिए रणमल छंद किसका है, श्रीधर का है। 1454 संवत इसका समय काल रहा है, प्रकाशन वर्ष रहा है। तो इस प्रकार देखिए आपने संपूर्ण देश भाषा के अंतर्गत आने वाले जो भी रासो काव्य थे जो आचार्य शुक्ल जी ने बतलाए थे उन सबको हमने प्रकरण 3 के अंतर्गत पूरा पढ़ लिया है, समाप्त कर लिया है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम कुछ प्रकरण 4 के अंतर्गत ऐसी फुटकल रचनाओं को देखेंगे जो कि शुक्ल जी ने इनको फुटकल के अंतर्गत रखा है, जैसे अमीर खुसरो और भी बहुत सारे नाम हैं। तो हम अगली वीडियो में उन सभी रचनाकारों को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, और कुछ भी मुझसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगती हो, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ज़रूर से ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।